जो तथाकथित तौर पे आपके ऊपर बीजेपी का एजेंट होने का आरोप लग गया और पैसे लेके आप लंदन से यहाँ आए थे किसी के फाइनेंस के इशारे पे, क्या रोहित इन बातों को लेके वापस चुपचाप लंदन जाएगा, यहाँ बेरी हल्के कोई भी विकल्प देके फिर लंदन जाएगा? आज तक इस धरती पे रोहित अहलावत ने फाइनेंस करे वाला पैदा नहीं होया। पहली बात तो यह। दूसरी बात यह, बेरी को तो विकल्प मिलेगा ही मिलेगा। मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ। मेरे पास धमकियों के फ़ोन आने शुरू हो चुके हैं। जो ये आरोप लगा रहे ना, अगर उनको लगता है कि मैं बीजेपी का एजेंट हूँ, ये बोलूँ तो मेरी बोली लगा कर देख लो, मैं कल कांग्रेस का हो जाऊँगा। एक और सवाल मुझे पता आप करोगे कि पैसे लोग लेकर पंचायत में आए थे, तो भाई पैसे दे कर किसी ने भेजे भी होंगे। भूपेंद्र दीपेंद्र रघुवीर का अध्ययन के ग्रीन पास के बगैर बेरी हल्के किसी कार्यक्रम में नहीं आएंगे। रिसेंटली उदाहरण आपके गांव में पीछे गौशाला में वहां प्रोग्राम हुआ था और रघुवीर का अध्ययन नहीं आया तो वो कार्यक्रम कैंसिल हुआ। डॉक्टर रघुवीर साहब 1987 से ऐसे एमएलए बनते आ रहे हैं, जो उनके वर्कर है ना, पहले वो अपने बेटों के लिए नौकरी की पर्ची लेके उनके पास जाते थे, अब वो पोतों के लिए नौकरी की पर्ची लेके पास जा रहे हैं। ये दो समांतर रेखाएं बढ़ती जा रही हैं। मैम चले जाओ, मैं मेडांगी साहब भी 3 प्लान इकट्ठे जीते थे, लेकिन एक बलराज नाम का वहाँ बंदा आता है और उनको हरा के चला जाता है। आज वो डांगी परिवार टिकट की लाइन में बैठा हुआ है। क्यों बैठा हुआ? कि एक झटका उनको दे दिया, लेकिन हमारे हल्के ने झटका दिया ही नहीं। लेकिन एक वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है और उस वीडियो में ये कहा जा रहा है कि रोटी किसी की थी, तवा किसी का था, सेकने वाला कोई और था, इशारा किसी और का था। अब मेरा एक सवाल है डॉक्टर रघुवीर कादियान जी से, अगर आप उनसे जवाब कभी मिले तो मुझे ज़रूर बता देना। मेरा ये सवाल है, मैं ये जानना चाहता हूँ, वो विपक्ष में 10 साल से हैं, मैं इंग्लैंड की राजनीति में विपक्ष में ही हूँ, तो मुझे अपने हकों का पता होता है कि विपक्ष का बंदा भी अपने हलके के लिए क्या कर सकता है। मतलब बेरी की जनता इतना मान सम्मान दे रही है हुड्डा परिवार को, लेकिन ये कुछ छोटी सोच के लोग ना, ये मतलब मैं क्या कहूँ कि भाई पाम है मोच और छोटी सोच इंसान की ज़िंदगी में ब्रेक लगा ही देती। नमस्कार, इस वक्त डीगल गांव में बैठे हैं और 7 समुद्र पार करके रोहित अहलावत जो है दोबारा डीगल मारे हैं, मेरे साथ बैठे हैं और वहाँ ये बोरो काउंसलर हैं। यहाँ की असेंबली के बराबर वहाँ का बोरो काउंसलर है, तो ये वहाँ के विधायक हैं। और डीगल गांव में एक पंचायत हुई और पंचायत जो है श्रीओम ने बुलाई थी और लगातार 35-40 साल से जो टिकट के बदलाव की मांग हल्का कर रहा है, उसी मांग को लेकर ये सारी चीज़ें की थी, लेकिन वो चीज़ें हुई नहीं। और उस पंचायत के बाद कई आरोप जो है कथित तौर पे लगा दिए गए। पहला आरोप तो रोहित भाई ये था कि आप 7 समुद्र पार से जो बीजेपी की साजिश पे और किसी के फाइनेंस करने के बाद यहाँ आए थे उस पंचायत में। इसके अलावा आपका क्या काम था इस पंचायत में? सबसे पहले तो आप हमारे यहाँ डीगल पोचे में आपका स्वागत करता हूँ और आपके दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। देखिए, यहाँ हिंदुस्तान में ना 2 जमात पैदा हो चुकी हैं। 2 जमात कैसे हैं? आप हक की बात बोल दो तो एक पक्ष बोलेगा ये बीजेपी का है, अगर वो बात कांग्रेस को सूट नहीं करती होगी। अगर वो बात बीजेपी को सूट नहीं करती होगी, बोलेंगे ये कांग्रेस का है। तो वो जमात अब भर चुकी है। तो उन जैसे लोगों को तो मैं कभी जवाब देना पसंद नहीं करता, लेकिन ये सवाल अब आपने किया है। अच्छा जी, आप मुझे ये बताओ, मैं बीजेपी का हूँ, आपका ये नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं, मतलब आपका सवाल है। मेरा सवाल। अच्छा जी, वो जो पंचायत बुलाई थी वो किसने बुलाई थी? श्रीओम। मैंने वीडियो में किसकी मांग करी है टिकट की? सरियोम की। मैंने ये बोला है कि भाई 27 साल से सरियोम अहलावत जी कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं और इनको टिकट दी जाए। अगर उनको टिकट मिलेगी, रघुवीर की एंटी कंबेंसी का फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा कि सरियोम को मिलेगा? सरियोम को ही मिलेगा ना। तो अब ये बताओ, मैं बीजेपी का हूँ कि कांग्रेस का हूँ? फिर मैंने दूसरा सवाल किया कि हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और वो कहते हैं कि बेरी की सीट आएगी तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। मैंने फिर ये बात कही कि भैया आपको बेरी की ही सीट अगर विजय करनी है, कैंडिडेट बदल दो, हम जोड़ी भर के दे देंगे। तो मैं इसमें बीजेपी का कितना हो गया, ठीक है। तो भाई ऐसे लोगों की जमात है। एक और सवाल मुझे पता आप करोगे कि पैसे लोग लेकर पंचायत में आए थे, तो भाई पैसे दे कर किसी ने भेजे भी होंगे। एक सिक्के के 2 पहलू हैं। मान लो मेरे को किसी ने पैसे दे के बुला लिया, मैं कौन सी बड़ी तोबुर, कौन सी कांग्रेस की टिकट या बीजेपी की टिकट मेरी गोज में? मेरे पास तो कुछ है नहीं। मेरे यहाँ 27 खाप के प्रधान बैठे थे। पूरे डिगल के लोवे धोवे की या 62 गामा की सबसे बड़ी गौशाला है, इसमें लोग इकट्ठे हुए थे। मैं सबसे छठा या 7वां प्रवक्ता था। मैंने ये बोला कि डिगल गांव में जिसकी भी टिकट आएगी हम उसका समर्थन करेंगे। तो
ये है भाई, और जो जिसने जो सोचना सोचो। अच्छा एक बात बताइए, लगभग 35-40 साल से रघुवीर कादयान लगातार राजनीति में है। हल्के में उन्होंने सेकंड लेयर की लीडरशिप को उभरने दिया, दूसरा नेता ही नहीं उभरने दिया कि वो टिकट मांग सके खुल के। इसके पीछे क्या है? देखिए, मैं कड़वी बताऊंगा, लेकिन ये किसी भी नेता के पर्सनल अटैक नहीं होगा। अब हिंदुस्तान की राजनीति में क्या हो गया, आप पढ़े लिखे पत्रकार हो, हम जब 8वीं 9वीं में होते थे ना, वो होती थी समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस डू नॉट बाइसेक्ट ईच अदर, वो ऐसे ऐसे चलती थी। अब यहाँ राजनीति में क्या हो रखा है, डॉक्टर रघुवीर साहब 1987 से ऐसे एमएलए बनते आ रहे हैं, जो उनके वर्कर है ना, पहले वो अपने बेटों के लिए नौकरी की पर्ची लेके उनके पास जाते थे, अब वो पोतों के लिए नौकरी की पर्ची लेके पास जा रहे हैं। ये दो समांतर रेखाएं बढ़ती जा रही हैं, और जब तक ये रेखाएं आपस में ऐसे नहीं मिलेगी, जब तक उनको ये नहीं लगेगा कि ये रेखा में दम है और ये कल को तेरे को काट सकती है, जब तक बेरी का क्या हरियाणा का विकास होगा ही नहीं। रोहित भाई, इसी में एक सवाल और उठ के आगे खड़ा होगा। रोहतक से इतनी दूर में मैं, रोहतक से इतनी दूर बेरी है जी। मैं मलके के लोग ये कहते हैं कि भाई भूपेंद्र या दीपेंद्र हुड्डा को में आना है तो आनंद सिंह दांगी से ग्रीन कार्ड लेना पड़ेगा। सेम सिचुएशन बेरी की है, भूपेंद्र दीपेंद्र और रघुवीर कादयान के ग्रीन पास के बगैर बेरी हल्के किसी कार्यक्रम में नहीं आएंगे। रिसेंटली उदाहरण आपके गांव में ही पीछे एक गौशाला में वहाँ प्रोग्राम हुआ था और रघुवीर कादयान नहीं आया तो वो कार्यक्रम कैंसिल हुआ, लाखों रुपये उसमें वेस्ट गए, दोबारा रघुवीर कादयान ने तारीख दी, फिर प्रोग्राम हुए। ऐसा क्या कारण है कि यहाँ के लोगों में मजबूती नहीं है कि वो अपने नेता को बुला सके, या ग्रीन पास जरूरी है, ग्रीन पास के बाद नेताओं की एंट्री खत्म हो जाती है? आप छोटे थे, एक वो खेल आया करता, मैं नाम भूल रहा हूँ, घने दिन हो गए, कठपुतली टाइप का ना। ये क्या होता है, जो ये नेता लोग भी है ना, एक दूसरे की कठपुतली है। कहीं आप मेरे कहने से नहीं आओगे, कहीं मैं आपके कहने से नहीं जाऊंगा, इनको समाज से कोई मतलब नहीं है। अब कल को यहाँ कोई बड़ा फंक्शन हो जाए, इलेक्शन का टाइम है, और मैं ही बता दूंगा, एक भी नकोण की क्या था, ना होगा ना होगा। जब उनको जरूरत होती है तो वो किसी की नहीं सुनते, जब जरूरत नहीं होती तो एक दूसरे का भला करने की कोशिश करते हैं। रही बात डॉक्टर रघुवीर कादयान साहब की, ठीक है, वो अपने गाँव से, जो मेरी रिपोर्ट गलत हो सकता हूँ, पिछले चुनाव में 500 वोटों की लीड से जीते थे अपने गाँव से। इतना बड़ा गाँव है, अगर उनका इतना बड़ा वर्चस्व है तो एक तरफा वहीं से जीत लें। जब उनका इलेक्शन आता है तो उनको डिग्गल याद आता है, 13,000 की लीड उनको डिग्गल अहलावतों ने बना के दी थी, ठीक है। बात भूपेंद्र हुड्डा साहब की कर लो, भूपेंद्र हुड्डा साहब रघुवीर को कह देते भाई मैं झोली फैलाऊँ हूँ और इसको वोट दे दो, ठीक है। मैं ये कहता हूँ, अगर झोली फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हुड्डा साहब आपको, एक बार अपना सिपाही बदल कर तो देखो। लगता है अब की बार बदलाव होगा? लगता तो जी पिछले 4 प्लान से रहा है, जो लगता है वो होता नहीं। कई बार बादल आके चले जा लेकिन बरसते नहीं। मतलब इलाके में के लोगों की जो मजबूती नेता को दिखनी चाहिए वो मजबूती दिख नहीं रही, इस कारण वो चीजें बदलाव नहीं हो रहा। यह कारण है, कुछ और है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बादरगढ़ बेरी के बीच में एक विधानसभा आती है बादड़ी। बादड़ी में 2004 के चुनाव में चतर सिंह जो हमारे प्रधान थे, उनको हुड्डा साहब का हनुमान बोला जाता था, और हुड्डा साहब उनकी टिकट लेकर आए और उन्होंने चुनाव लड़ा। लेकिन उसी टाइम पे गुलिया खाप और वहाँ 24 गांवों ने फैसला किया कि भाई हम तो नरेश शर्मा प्रधान को यहाँ से अपना उम्मीदवार घोषित करेंगे, और वो निर्दलीय चुनाव जीत गया। फिर उसके बाद क्या होता है, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली नरेश शर्मा ने। फिर नरेश शर्मा 2 बार ही वहाँ पे एमएलए बने, लेकिन उनको लगा कि नरेश शर्मा में दमखम नहीं है। कुलदीप वत्स को उन्होंने टिकट दी, कुलदीप वत्स खुद भी हार गया, नरेश शर्मा भी हार गया। बदलाव आ गया कि नहीं आ गया? ये सबसे बड़ी कमी बेरी हलके के मतदाताओं की है कि वो एकत्रित होकर कोई एक मजबूत कैंडिडेट उतारते नहीं है, उतारते हैं तो उसका समर्थन करते नहीं है। ऐसा ही अब मैम चले जाओ, मैं मेडांगी साहब भी 3 प्लान इकट्ठे जीते थे, लेकिन एक बलराज नाम का वहाँ बंदा आता है और उनको हरा के चला जाता है। आज वो डांगी परिवार टिकट की लाइन में बैठा हुआ है। क्यों बैठा हुआ? कि एक झटका उनको दे दिया, लेकिन हमारे हलके ने झटका दिया ही नहीं। क्यों नहीं दिया? अब मेरी बात का जवाब सुनना। माँ बच्चे को दूध कब पिलाती है? रोता जब भी पिलाती है ना, सोते को तो कोई नहीं लाता। तो जब हम अपनी आवाज़ उठाएंगे नहीं, हम चिल्लाएंगे नहीं, हम दबदबा दिखाएंगे नहीं, तो भाई हुड्डा साहब हमने क्यों टिकट देंगे? लेकिन एक वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है, और उस वीडियो में ये कहा जा रहा है कि रोटी किसी की थी, तवा किसी का था, सेकने वाला कोई और था, इशारा किसी और का था।
वो क्या है? देखो, पहली बात है, अगर तवा गर्म होना तो रोटी सेकनी चाहिए, क्योंकि वह तवे की मर्यादा नहीं है कि तवा सूखा जली जा। हमारी दादी ने कहती दे तवा सूखा जलन लाग रहा है पचे के मैं और के मैं टेक दे चाहिए हारा पे बंदोड़े दर दे चे मैं दर दे, तो तवा गर्म होगा तो रोटी सेकेंगी। पहली बात तो यह देखो, सरियोम ने पंचायत बुलाई, अलावत खाप के नाम की पंचायत नहीं थी। सरियोम का निवेदन था कि भाई गौशाला में डिगल में इकट्ठे हो रहे, और उसका नाम दे रखा था पंचायती 36 बिरादरी की एक पंचायत हो रही है, तो पंचायती खाप का उसमें कोई लेना देना नहीं था। अब उस पंचायत में बेरी हल्के के कहूँ या मैं भाई डिगल का जो 10-12 किलोमीटर का एरिया है, मदाना से एरिया, वहाँ के पूर्व सरपंच, करंट के सरपंच, बीजेपी के टिकटार्थी, इनेलो के जिला अध्यक्ष, तो बहुत सारे लोग उसमें आए हुए थे। भाई सरियोम ने बुलाई। अगर तुम्हें लगता था कि तवा किसी और ने किया है या षड्यंत्र था तो आप लोग मत आते। अगर वहाँ आप लोगों की उपस्थिति नहीं होती तो पंचायत वैसे ही फ्लॉप हो जाती। एक तो आप वहाँ आ रहे हो, दूसरा मंच पे आप खड़े क्या क्या कर रहे हो कि भाई हमें 27 साल हो गए, हमारे हक नहीं मिलता, ये नहीं करता। ये दोगलेपन की बातें हैं और ये कुछ पिट्ठू हैं। किसके पिट्ठू हैं ये जी? जैसे वो ये कह रहे हैं ना कि पैसे लेकर रोहित अहलावत यहाँ आ गया, तो वो भी पैसे दे के किसी ने भेजे होंगे। अच्छा, एक बात है, लगभग 40 साल से रघुवीर का दन राजनीति में है और आपकी उम्र लगभग 40 साल है। उनका राजनीति का अनुभव 40 साल का, आपकी उम्र 40 साल की है। लगभग 2005 से हुड्डा साहब का राज आया था, उस दौर से आप समझने के सक्षम तौर पे समझ सकते थे कि क्या चल रहा है। तो लगभग उन बातों को भी 20 साल के करीब हो गए। 20 साल में रोहित अहलावत आत्मा पे हाथ धर के ये कह सकता है कि रघुवीर का दन लगातार विधायक बन रहे और उनकी विधायकी के तौर पर हल्के ने ये अचीवमेंट प्राप्त कर ली, ये हल्के में डेवलपमेंट। मेरा सत्ता भी और विपक्ष भी, दोनों चीजें हल्के ने। मेरा जन्म 1987 का है। रघुवीर साहब उस टाइम पर मंत्री बन गए थे। 1987 में वो कोऑपरेटिव मंत्री बन गए थे। तो मैंने जब जन्म लिया था तो वो मंत्री थे। फिर उसके बाद वो विपक्ष में रहे, काफ़ी 2-4 वो चुनाव हारे। फिर वो 2005 में स्पीकर बन गए। तो जो देखो, सरकार में जो विकास हुआ, मुझे ये नहीं पता वो MP कोटे से हुआ है कि एक सांसद के कोटे से हुआ है कि वो एक स्पीकर के कोटे से हुआ है। उसका सब अपनी बधाई ले लेते हैं। हमारे हुड्डा साहब अपनी बधाई ले लेते हैं कि रोहतक का विकास मैंने कर दिया। हुड्डा साहब अपनी बधाई ले लेते हैं कि भाई ये सांसद क्षेत्र में आता है, मैंने ले लिया। कादयान साहब अपना ले लिया। तो चलो, वो उन्होंने 10 साल में जो विकास किया वो उसकी बधाई के पात्र है। भाई कैसे भी हुआ विकास, जो हुआ। अब मेरा एक सवाल है डॉक्टर रघुवीर कादयान जी से, अगर आप उनसे जवाब कभी मिले तो मुझे ज़रूर बता देना। मेरा ये सवाल है, मैं ये जानना चाहता हूँ, वो विपक्ष में 10 साल से हैं, मैं इंग्लैंड की राजनीति में विपक्ष में ही हूँ, तो मुझे अपने हकों का पता होता है कि विपक्ष का बंदा भी अपने हलके के लिए क्या कर सकता है। मुझे ये बता दो कि 10 साल में डॉक्टर रघुवीर कादयान ने कितने सवाल बेरी हलके के लिए विधानसभा में रखे हैं। वो लिखित में रखे जाते हैं जो हिस्टोरिक हो जाते हैं। उन्होंने, देखो मुझे नहीं पता, क्या पता उन्होंने 2,500 रखे हों, लेकिन ये मुझे जानकारी नहीं है। वो अपनी तरफ से बता दे कि 10 साल में मैंने कितने सवाल विधानसभा में पूछे हैं बेरी हल्का को लेके, और एज ए ओपोजिशन जो MLA को जो ग्रांट मिलती है वो कितनी ग्रांट बेरी हल्के में उन्होंने लगाई है। ठीक है, लेकिन मेरा सवाल फिर वहीं आके अटक गया। आपने 10 साल के हुड्डा साहब के राज का जिक्र कर दिया कि भाई भूपेंद्र हुड्डा ने ओल्ड रोहतक का क्रेडिट ले लिया, भाई दीपेंद्र हुड्डा ने सांसदीय कोटे का अपना क्रेडिट ले लिया और रघुवीर कादयान ने स्पीकर कोटे का क्रेडिट। उस कोटे में हुआ क्या? हल्के को क्या डेवलपमेंट मिली? क्या हल्के में इंडस्ट्री आई? आज भी बेरी हल्के के लोगों से मैं मिलता हूँ, कई गांव में मैं घूमा हूँ, वहाँ के लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे। TDS कई गांव में 800,000 तक पानी का है। मैं खुद अपने उससे माप के आया हूँ, TDS 800,000 तक है। आपका जो डीगल का जो चौक है, 27 गांव की यहाँ बड़ी मान्यता है, जो धांधलान का इलाका, अगर 4 बूंद हो जाए तो वहाँ 1 फुट पानी खड़ा हो जाता है। किस क्रेडिट की, मतलब रघुवीर कादयान ने क्या क्रेडिट लिया? कौन से क्रेडिट की बात? क्रेडिट जरूर करा, मैं बताना चाहूँगा। आप जब झज्जर से आते हो, डिगल की सीम पे बढ़ते हो, तो डिगल का एक बाईपास बनाया गया 2010 में, ठीक है। और उस बाईपास पे ये हुआ था, लोगों की जो उपजाऊ ज़मीन थी वो चली गई, जिसमें मेरे जम्मे के भी जो किले थे
वो भी कुएं बन गए। ठीक है, तो उम्मीद ये थी कि भाई चलो बाईपास निकलेगा तो रोड के साइड में जो टुकड़ा बचेगा वहाँ पर कोई ना कोई व्यवसाय हो सकता है, लेकिन करप्शन को समझने की आप कोशिश करना। वहाँ से उन्होंने बाईपास तो बनाया ही बनाया, उसके ऊपर से फ्लाईओवर बना दिया। फ्लाईओवर भी बनाया, जब भी क्रॉसिंग तो उनको बनानी ही पड़ी। अब जो आप डिगल से बेरी जाती है डॉक्टर साहब की गाड़ी, उस फ्लाईओवर के नीचे से ही जाती है। कितनी तो ज़मीन खराब हुई लोगों की, उपजाऊ ज़मीन खराब हुई, फिर भी क्रॉसिंग बनानी पड़ी। पानीपत शहर बहुत खचाखच भरा हुआ शहर है, पानीपत का बाई फ्लाईओवर बन सकता है। जब एक पानीपत शहर जैसे कंजस्टेड शहर में एक ही रोड के ऊपर से दूसरा रोड निकल सकता था, तो क्या डिगल में लकड़िया गांव से निकलते ही करोथा तक का फ्लाईओवर नहीं बन सकता था? नीचे की दुकान भी ऐसी चलती रहती और फ्लाईओवर भी लग जाता और सरकार को फ़ायदा भी होता। सरकार को फ़ायदा होता ना। अब उन्होंने बाईपास भी बनाया, बाईपास के ऊपर फ्लाईओवर भी बनाया। ये इनकी ऐसी स्कीमें थी जिन्होंने इस एरिया का विकास होने ही नहीं दिया। अब बात आती है पानी की और मूलभूत सुविधाओं की। अब यहाँ पर हमारे यहाँ बेरी हल्के की ज़मीन लगती है टोल के पास ना, वो ज़मीन बिल्कुल उपजाऊ नहीं है, वहाँ नमक लगा हुआ है। जिसने बोला अरे ना भाई वो हाँ वो आ गई। ठीक है, और इधर बहुत सारे हैं। अगर उस ज़मीन वो उपजाऊ नहीं है, कोई रोहतक वाली कनेक्टिविटी थी जी, हाईवे बन गया ना ये तो। अब ये जब हम छोटे से थे, मेरा गांव का जन्म है, जो कांडला बॉर्डर है, कांडला से ट्रक चलते हुए मुजफ्फरनगर से लद्दाख तक का ये रूट है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, क्योंकि कांडला बॉर्डर से जयपुर रेवाड़ी होते वहाँ जाता है। अगर डेवलपमेंट कहाँ होती है? जहाँ रोड की सुविधा हो, जहाँ बड़ा एक शहर लगता हो, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी हो, और जहाँ बड़ा शहर हो, लोग ये भी सोच के आ जाए कि भाई रोहतक यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, मेडिकल है, यहाँ हो जाए। अगर वो यहाँ कोई बड़ा प्लांट अपने प्लान में ले आते तो आज बेरी का सुनहरे अक्षरों में नाम लिया जाता नहीं है। सिर्फ यहाँ क्या किया जाता है, एक जी छोटा पावर हाउस ला दिया, एक छोटा भैंसा का अस्पताल खोल दिया। जब लोगों ने भैंस राखनी छोड़ दी, जब अस्पताल खुलने शुरू हो रहे इस बेरी में, तो ये विकास हुआ है बेरी हल्के में। अब बहादुरगढ़ डेवलप है, बादली डेवलप है, झज्जर डेवलप है, अब खरखोदा भी हो गया डेवलप, मैम ऑलरेडी डेवलप है, कलानौर से वहाँ से बाईपास निकल गया। तो मुझे ये बताओ, 10 साल में अगर डॉक्टर साहब स्पीकर रहते, कोई बड़ी प्रोजेक्ट ले आते, तो इस बेरी का क्या विकास होता? एक बहुत ऐतिहासिक बात बताता हूँ। मेरे दादाजी रण सिंह, ब्रिगेडियर रण सिंह, अलावतों की शान और आर्मी के बुलंद आवाज़ होते थे। जब उनको मौका मिलना था बेरी हल्के की सेवा करने का, उन्होंने एक दुजाना कॉलेज बनवाया था यहाँ के लिए। ठीक है, आज उस दुजाना कॉलेज में जाकर आप उसके आगे से निकल जाओ, कोई ये नहीं कह सकता कि वो कॉलेज है। उन्होंने उस कॉलेज को बर्बाद कर दिया। क्या किसी भी विधायक का या सरकार का ये फ़र्ज नहीं बनता कि उस कॉलेज की मेंटेन की जाए? कभी गए हो आप बेरी दुजाना रोड पे कॉलेज है? हम बर्बाद करने के पीछे मंशा क्या है उनकी? अब देखो, मंशा मैं ये नहीं कहता हूँ कि इनकी खराब मंशा, लेकिन उनका विजन नहीं है। अगर विजन हो, शिक्षा के केंद्र को मंदिर बोला जाता है। वो कहा है ना कि भाई शिक्षा एक ऐसी वो है, अगर उसका दूध पी लो तो वो लोग दौड़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ के लोगों को शिक्षित नहीं करना ही एक सबसे बड़ा कारण है, ताकि वो अपने हक की लड़ाई ना मांगे। आप जहाँ बोरो काउंसलर हो वहाँ एजुकेशन और हेल्थ जो है वो फ्री है, लेकिन यहाँ के लोगों को एजुकेशन के लिए विपक्ष के नेता को बुला के और भाई हम यहाँ कॉलेज बनाएंगे और नींव रखवानी थी। तो लोग ये कहते हैं कथित तौर पर कि डॉक्टर रघुवीर कादयान ने दीपेंद्र को यहाँ नहीं आने दिया और वो कार्यक्रम कैंसिल हो गया। कॉलेज की डिमांड हल्का कर रहा है, सरकार नहीं दे रही, तो लोग अपने पैसे इकट्ठे करे कॉलेज बना रहे हैं। रघुवीर कादयान ने दीपेंद्र हुड्डा को नहीं आने दिया, प्रोग्राम कैंसिल हो गया। उसके कुछ दिनों बाद वो प्रोग्राम दोबारा होता है और हुड्डा साहब ये कह के जाते हैं कि अपनी सरकार बनेगी तब और भव्य कॉलेज बना देंगे। क्या ये स्थिति इस बेरी हल्के की है? जिस हरियाणा को डेवलपमेंट कहा जाता है, जिस हरियाणा में डिजिटल एजुकेशन बच्चों को दी जा रही है, जिस हरियाणा के अंदर बच्चों को टैबलेट बांटे जा रहे हैं कि हम आपको डिजिटल एजुकेशन देंगे, वहां के लोग कॉलेज खुद पैसे इकट्ठा करके बना रहे, तब भी वहां का विधायक सपोर्ट नहीं करता। ये बात लोग कहते हैं। देखो, ये बात बिल्कुल सच्ची है, लेकिन मेरा एक सवाल अब हुड्डा परिवार से जाके रुक जाता है। उनकी कैसी मजबूरी है जो उनके नाम की झोली वोटों की भर के देता रहे, को विधायक की बात को इतना महत्व देते हैं? तो इसका जवाब लोगों को देना चाहिए। मुझे याद है 2009 के चुनाव में जब ये हो गया था ना कि डॉक्टर साहब का यहाँ से जोड़ा उठ लिया है, तो दीपेंद्र हुड्डा साहब बड़े भाई हैं, मेरे मित्र हैं, यहाँ घर घर जाकर उन्होंने वोट मांगी थी। अगली बारी जब वो वोट मांगने आएगा ना, तो दीपेंद्र को बोलना कि रघुवीर को ना लेके आए,
और रघुवीर के लिए वोट मांगने ना आए, तो जब तो लोगों को अपना जवाब अपने सवाल से ही मिल जाएगा। लेकिन जब वो आते हैं तो भाई दीपेंद्र, ये कितने मतलब अपमान की बात है। एक शिक्षा संस्थान का आपके हाथ से भूमि पूजन हो रहा है, कोई किसी चीज़ की शुरुआत हो रही है, कितनी पीढ़ियों तक याद रखी जाती वो भी जब आप विपक्ष में बैठे विपक्ष में बैठे। मतलब बेरी की जनता इतना मान सम्मान दे रही है हुड्डा परिवार को, लेकिन ये कुछ छोटी सोच के लोग ना, ये मतलब मैं क्या कहूँ कि भाई वो डॉक्टर साहब हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं। 1987 में जब बहुत कम डॉक्टर होते थे, उस टाइम पे उन्होंने PhD कर रखी है, तो देखो वो सम्मानित है। लेकिन ये छोटी सोच है, और जब पाम है मोच और छोटी सोच इंसान की जिंदगी में ब्रेक लगा ही देती है। अच्छा, एक बात है एजुकेशन सिस्टम की हमारी होगी, हेल्थ की बात करते हैं। इस इलाके में हेल्थ सिस्टम का हालात ये हैं कि आपकी जो खाप के प्रधान हैं, उन्होंने अपनी तरफ से 4 एम्बुलेंस और उनमें एक MBBS डॉक्टर टेस्ट वेस्ट की सुविधा के लिए छोड़ी है। उन्होंने, जाहिर सी बात है, तब छोड़ी होंगी जब इलाके में हेल्थ सिस्टम जो है बिल्कुल पूरी तरह से फेलियर है, चाहे वो सरकार की वजह से हो, विधायक की वजह, क्योंकि विधायक भी लगातार 5-6 दफ़ा बनते आ रहे हैं। अब तो उनको लोग ये कहते हैं जय विधायक, कोई हरा नहीं सकता इनको। तो ये हालात यहाँ हैं। वहाँ तो सारी चीज़ें फ्री मिल रही हैं, आप वहाँ की राजनीति में बेशक विपक्ष में हो, यहाँ सत्ता हो या विपक्ष हो, तब भी लोगों को अपने पैसों से या सामाजिक लोग जो हैं वो चला रहे हैं। देखिए, ये सिर्फ बेरी हल्के की बात नहीं है, मैं पूरे हरियाणा की अगर बात करूँ ना, तो जो सरकारी स्कूल और अस्पताल है ना, वो उनका मटियामेट हो चुका है। पहले क्या था, जब इंसान जन्म लेता है उसको पहले 3 चीज़ चाहिए होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। ये मूलभूत सुविधा है जो पहले एक इंसान को जीने के लिए चाहिए। उसके बाद फिर 3 चीज़ें आ जाती हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय। 3 ही चीज़ें होती है जब आप न्याय या रोजगार। ठीक है, शिक्षा का अगर आप ये बात देखो, रोहतक में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, एक अपनी बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी है, और हमारी काफ़ी संस्थाओं के स्कूल भी हैं। वैश्य कॉलेज है, सैनी कॉलेज है, गौड़ ब्राह्मण कॉलेज है, जाट कॉलेज है, वो है। उसके बावजूद जितने प्राइवेट स्कूल रोहतक शहर में है, हरियाणा के किसी और शहर में नहीं है। पहली बात। PGI-MS हो गया, अब मेडिकल यूनिवर्सिटी आ गई, खानपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी आ गई। इतने बड़े मतलब मेडिकल केंद्र सरकारी होने के बावजूद जितने मेडिकल प्राइवेट हॉस्पिटल रोहतक शहर में है, वो भी कहीं बाहर नहीं है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब क्या हुआ, जब ये हमारे हिंदुस्तान के नेताओं ने बाहर विदेशों के दौरे करने शुरू किए, जब उन्होंने देखा कि भाई चलो हम बाहर का देख के आएंगे, यहाँ से कोट पैंट पहन के जाते हैं, बोलते हैं कि कुछ समझने जा रहे हैं, समझ के आते हैं, लेकिन वो जनता के लिए नहीं समझ में के आते। 1965-70 तक आज की डेट में जो IAS अधिकारी रिटायर हो रहे हैं, जो IPS अधिकारी रिटायर हो रहे हैं, जो फौज में बड़े अफसर रह कर रिटायर हुए, तो आप मुझे ये बताओ वो कौन से स्कूलों में पढ़े होंगे? सरकारी में पढ़े होंगे, सरकारी में पढ़े होंगे ना। जाहिर सी बात है। जब ये नेताओं ने, बड़े बड़े उद्योगपतियों ने विदेशों के दौरे करने शुरू किए, उन्होंने वहाँ पर देखा कि शिक्षा तो यहाँ पर बड़ी मजबूत है और फ्री है, कोई चवन्नी अठन्नी लगती है। उन्होंने वहाँ पे देखा कि भाई बच्चे अच्छे बेंच पे बैठ कर पढ़ रहे हैं, अच्छा पंखा चला हुआ है, अच्छा स्विमिंग पूल है, घुड़सवारी सिखा रहे हैं, अच्छे बच्चों की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो रही हैं। क्यों ना ये ही चीज़ हम हिंदुस्तान में जाकर करें, लेकिन अपने नाम पर करें, सरकारी स्कूल में वो इम्प्लीमेंट ना करें। फिर क्या हुआ, सरकारी तंत्र ने स्वयं इसका हिस्सा बनकर सरकारी स्कूलों की रेपुटेशन खुद करके धूमिल कर दी। अब धीरे धीरे 1990 तक, 95 तक, 99 तक सरकारी स्कूलों को जानबूझकर ऐसा दिखा दिया गया कि यहाँ पर बच्चों का भविष्य बढ़ेगा नहीं, और उसी दौरान अपने ही बड़े बड़े कॉलेज, स्कूल, मेडिकल पैरेलल खड़े कर दिए। तो क्या होगा, खुद ये कहने लगे कि भाई सरकारी स्कूल का तो आजकल माहौल ख़राब हो रहा है। अरे माहौल ख़राब क्यों हुआ, आप मुझे ये तो बताओ, उसका कारण तो बताओ। ऐसी क्या चीज़ होगी, जब अब इलेक्शन होंगे ना, आप पूरे हरियाणा में घूमना, जो भावी विधायक या पूर्व विधायक है ना, कई जब नॉमिनेशन में फिल करते पता क्या लिखते हैं, एक स्कूल है, एक कॉलेज है। तो नहीं पूछो जब तुम सरकार में थे तो जितना तुमने अपने स्कूल में ध्यान दिया, इतना सरकारी में क्यों ना दिया भाई। ये जो बाहर जाते हैं ना, ये अपने लिए आइडिया लेके आते हैं। कहीं आप ये सोच रहे हो कि आपके लिए कोई आइडिया लेके आया, कुछ नहीं है भाई साहब।
अच्छा, एक आखिरी बात, इसमें एक आखिरी बात रोहित हम करेंगे। जो तथाकथित तौर पे आपके ऊपर बीजेपी का एजेंट होने का आरोप लग गया और पैसे लेके आप लंदन से यहाँ आए थे किसी के फाइनेंस के इशारे पे, क्या रोहित इन बातों को लेके वापस चुपचाप लंदन जाएगा, यहाँ बेरी हल्के कोई भी विकल्प दे के फिर लंदन जाएगा? देखो, डिगल में बैठा हूँ, अहलावते की खाप का मुख्यालय है, गौशाला है। मेरा दादा चौधरी जयकरण नंबरदार एक नामी ग्रामी समाज सेवी था। आज तक इस धरती पे रोहित अहलावत ने फाइनेंस करे वाला पैदा नहीं होया। पहली बात तो यह। दूसरी बात यह, बेरी को तो विकल्प मिलेगा ही मिलेगा। मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ। मेरे पास धमकियों के फ़ोन आने शुरू हो चुके हैं, इनडायरेक्टली मैसेज आने शुरू हो गए। भाई साहब, आर्मी में जाके किसी तो न्यू पूछना, सबसे ज़्यादा मेजर जनरल सैनिक कड़े गए न्यू होंगे अहलावता के। तो ये अहलावत खून है हमारे बीच में। मैं गोत की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो ये आरोप लगा रहे ना, अगर उनको लगता है कि मैं बीजेपी का एजेंट हूँ, ये बोलूँ तो मेरी बोली लगा के देख लो, मैं कल कांग्रेस का हो जाऊँगा। अगर बीजेपी मेरे को खरीद सकती है तो इसका मतलब कांग्रेस कमज़ोर है। खरीद लो। मतलब रोहित बिकने के लिए तैयार है? उनकी औकात तो मेरा पाट जाएगी। कितनी बोली लास्ट है मेरी। ये धमकी देने वाले लोग कौन हैं? राम जाने भाई। फिर भी कुछ तो बताते होंगे, क्या कह रहे हैं वो लोग? नहीं, कह रहे हैं कि भैया तो लंदन तक आड़ है, किसी के बुलाए पा रहा है। 2-4 घर परिवारों रिश्तेदारों को फ़ोन भी आए हैं कि क्या कोई पर्सनल मतभेद है। अरे पर्सनल क्या मतभेद है भाई, राजनीतिक है। मेरी 37 साल की उम्र है, मैं कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, कोई पर्सनल राजनीति नहीं कर रहा हूँ, अपने लिए टिकट नहीं मांग रहा हूँ। ये नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस की टिकट लेकर आओ, ये नहीं कह रहा बीजेपी की टिकट लेकर आओ, ना मैं पंचायत कर रहा हूँ। ये तो हमारी गौशाला की तोहिन कर रहे हैं वो, जो लोग उस धर्मभूमि को भी बदनाम कर रहे हैं। मक्कार है वो। अहलावत खाप को डिसीजन लेगी इस तरह के लोगों के ऊपर? देखिए, मैं खाप का एक छोटा सा सिपाही हूँ। मैं जिम्मेदारी लेने के लिए काबिल हूँ, फैसला लेना मेरे हाथ में नहीं है। जो मेरे बड़े बुजुर्ग, जो हमारी शान है, वो फैसला लेंगे, और जो फैसला लेंगे हम उनके साथ हैं। ठीक। ये रोहित अहलावत हैं। पंचायत हुई, पंचायत के बाद कई तरीके के वीडियो वायरल हो रहे हैं, कई तरीके के बयान जो हैं वो वायरल हो रहे हैं लगातार। कथित तौर पे कई तरह की बातें जो समाज में एक भ्रामक प्रचार का रूप बन चुकी हैं। रोहित अहलावत ने एक एक बात का जवाब जो है बड़ी बेबाकी से दिया है और उदाहरण के साथ दिया है। समझने वाली बात जो है वो इन्होंने की है। आपने रोहित अहलावत की एक एक बात सुनी है। आप इससे क्या सोचते हैं, क्या विचार उन बातों के ऊपर करते हैं, वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और रोहित भाई बिजी शेड्यूल में समय दिया, शुक्रिया, धन्यवाद आप। नहीं भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, जो समाज को चेतनित करना है या समाज में आपको थोड़ा उजाला लेकर आना है ना, तो आप जैसे पत्रकार साथियों की बहुत ज़रूरत है, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और जब आपको या हमारे इस बेरी हल्के को या हमारे पंचायत को, भाईचारे को कभी भी ज़रूरत होगी, मैं हमेशा यहाँ आपको मिलूँगा। वो अलग बात है कि लोग फिर बोलेंगे कि ना फाइनेंस करे होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।